हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रभाकर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि बिहार पुलिस होम गार्ड का वैकेंसी आ चुका है और आप लोग बहुत सारे लोग भरे भी होंगे। तो दोस्तों, उसी से रिलेटिव आज बिहार पुलिस होम गार्ड का जो 2020 प्रैक्टिस सेट है वो आज यह पार्ट दूसरा है और पार्ट 1 आपको पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, तो हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि बोल रहा है जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उससे तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। तो जब नींबू के रस दोस्तों खाने के सोडे पे डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उसमें जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है दोस्तों? वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि सूत्र होता है क्या होता है, जो कि आप लोग पता होगा दोस्तों कि इसका जो होता है वो CO2 होता है। ठीक है, और यह दोस्तों एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक है और धरती पर यह प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि धरती के जो वायुमंडल में यह गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, बोल रहा है रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविता की जो परिघटना की खोज दोस्तों किसने किया है? वो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बेकेरल ने, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। तो बेकेरल के बारे में थोड़ा देखिए जान लेते हैं। तो इसका जो पूर्ण नाम है वो हेनरी बेकेरल है। क्या है वो? हेनरी बेकेरल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका जो पूर्ण नाम है वो हेनरी बेकेरल है और यह जो है दोस्तों वो अंटोइन हेनरी बेकेरल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता और मैरी क्यूरी तथा पियरे क्यूरी के साथ रेडियोधर्मिता के अन्वेषक थे, जिसके लिए तीनों को 1103 में भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। 1103 ईस्वी में भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब रहा है अगला क्वेश्चन, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो कौन सा गैस है दोस्तों जो कि उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्राकृतिक गैस, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए प्राकृतिक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो प्राकृतिक गैस दोस्तों कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें कि मुख्यतः मीथेन होती है तथा 0 से 20% तक अन्य उच्च हाइड्रोकार्बन गैस होती है और यह प्राकृतिक गैस दोस्तों ईंधन का प्रमुख स्रोत है और यह अन्य जीवाश्म ईंधन के साथ पाई जाती है और यह करोड़ों वर्ष पूर्व धरती के अंदर जमे हुए मरे हुए जीवों के सड़े गले पदार्थ से बनती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है दोस्तों, बोल रहा है नीचे दिए गए ईंधन में किस में सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है? तो किस में सर्वाधिक मान्य होता है दोस्तों? तो ऑप्शन में है आपका ए कोक, ऑप्शन बी पत्थर का कोयला, ऑप्शन सी लकड़ी या ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, बोल रहा है चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो चंद्रमा पे दोस्तों क्या नहीं होने के कारण वहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं है? तो ऑप्शन में है दोस्तों नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन या जल। दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जल होगा। क्या होगा दोस्तों? जल। तो देखिए जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जो कि आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, और इसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और
एक ऑक्सीजन परमाणु से बना है, जो कि आगे भी आप लोगों को बताएं। और इसका जो अनुसूत्र होता है दोस्तों क्या होता है, वो H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों बोल रहा है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है, क्योंकि वहाँ क्या कारण है दोस्तों, जो कि चंद्रमा पे कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। तो किसका प्रयोग दोस्तों प्रशीतन में किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो फ्रीऑन में होगा। क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों फ्रीऑन के बारे में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है दोस्तों बोल रहा है, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है। तो हीलियम गैस को दोस्तों गुब्बारों में क्यों भरा जाता है, तो वह जल के अवयवों में से एक है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं हीलियम के बारे में, अगर आ गया है तो दोस्तों हीलियम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, क्या किससे संकेत होता है, वो He से संकेत किया जाता है। ठीक है, और इसका जो परमाणु संख्या वो कितना होता है, परमाणु संख्या 2 होता है। देखिए हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो कि प्रायगैसीय अवस्था में रहता है, और यह एक निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस है तथा रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, विषहीन भी होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों वह कौन सा व्यक्ति है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपका दिया गया है डॉक्टर युवाल राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या डॉक्टर चिदम्बरम या ऑप्शन डॉक्टर होमी भाभा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डॉक्टर होमी भाभा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है बोल रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो नियामक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी नियामक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन में है दोस्तों गुप्त काल, कुषाण काल या मौर्य काल या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गुप्त काल होगा। ठीक है, अब है कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए। तो कुषाणों ने दोस्तों किसका सिक्का चलवाया था, वो सोना का भी चलवाया था, चांदी का भी चलवाया था और तांबे का भी चलवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, यानी उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है दोस्तों बोल रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट दोस्तों वो कौन था, वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ। ठीक है, तो बृहद्रथ के बारे में देखिए अगर आ गया है दोस्तों इसको, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन रहा था, तो बृहद्रथ था। अब देखिए बृहद्रथ दोस्तों शतधन्वन का एक जो पुत्र था, और इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 252 ईसा पूर्व में हुआ था, ये याद रखिएगा। यानी इसका जन्म 252 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इसका हत्या कब हुई थी दोस्तों, 185 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया। तो मोहम्मद गौरी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से पता होगा और पढ़े भी होंगे दोस्तों, जो कि भारत पे बहुत बार आक्रमण कर चुका है। और पहले इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था। तो ऑप्शन में है दोस्तों 1172 ईस्वी, 1175 ईस्वी या 1178 या 1182।
तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। यानी 1175 ईस्वी में वो पहली बार आक्रमण किया था भारत पे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों? यानी अकबर के काल में कहा जाता है, या जहांगीर, या शाहजहां, या तो आपका ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा दोस्तों, जहांगीर। तो जहांगीर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, जहांगीर अकबर का जेठ पुत्र था और इनका प्रथम विवाह 1585 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विवाह दोस्तों कब हुआ था? तो 1585 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और किसके साथ? वो मानबाई से हुआ था, जो कि आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व मान सिंह के बहन थी। और इसके बाद उनका दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के से हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 31 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यह है दोस्तों कि जहांगीर का प्रथम विवाह कब हुआ था? तो 1585 ईस्वी में हुआ था। और किसके साथ? वो जगत गोसाई के साथ, मानबाई से हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों बोल रहा है कि अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? वो अफीम के लिए प्रसिद्ध है। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और यह 17वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? तो हिरोशिमा और नागासाकी शहर दोस्तों किन द्वीपों में स्थित है? वो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। यानी होन्शु और क्यूशु के बीच में यह जो द्वीप है दोस्तों यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों बोल रहा है जिब्राल्टर जलमंडल मध्य किन दो देशों के अलग करता है? तो जिब्राल्टर और जलडम रुमध्य किन दो देशों को अलग करता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों बोल रहा है कि लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? तो लेटराइट का जो मृदा का निर्माण होता है दोस्तों वो किस प्रकार होता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो लीचिंग होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार होता है दोस्तों जो कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन में है दोस्तों आचार्य तुलसी सम्मान, ऑप्शन बी व्यास सम्मान, ऑप्शन सी सरस्वती सम्मान, या ऑप्शन डी राजहर्ष सम्मान। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी व्यास सम्मान जो होता है दोस्तों पुरस्कार वो के बिड़ला फाउंडेशन हिंदी में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब रहा अगला क्वेश्चन बोल रहा है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन, या नियॉन है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लोरीन होगा। कौन सा होगा दोस्तों? क्लोरीन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं क्लोरीन के। देखिए क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु कितनी है दोस्तों? 17 होती है, ये याद रखिएगा। यानी इसका जो परमाणु संख्या होती है वो 17 होती है। और इसका संकेत कौन सा होता है दोस्तों? Cl से हम इसे संकेत कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है दोस्तों बोल रहा है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग लग जाता है? तो कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग लग जाता है दोस्तों? तो वो होता है आपका कोयला खान होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कोयला खान, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी कोयला खान में जो दोस्तों काम करते हैं उसे ब्लैक लंग नामक एक रोग होता है जो लग जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अब है दोस्तों बोल रहा है प्राणी जिसे मानव से सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः था। तो प्राणी जिसे सबसे जो पहले पालतू जानवर बनाया था दोस्तों वो किसे बनाया गया था, वो कुत्ता होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। तो कौन सा जीव है दोस्तों जो अंडा देता है और बच्चे नहीं देता है। तो ऑप्शन में है एकिडना, कंगारू, सेही या व्हेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, तो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर होगा, यानी एकिडना होगा। ठीक है, यानी ये जो जानवर है दोस्तों वो अंडा देता है लेकिन सीधे बच्चा नहीं देता है। ठीक है, अब दोस्तों बोल रहा है कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है। तो ऑप्शन में है मोर, बत्तख और स्टार्क, एमू। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी एमू जो पक्षी है वो उड़ नहीं सकता है। तो ये थे दोस्तों आपके टॉप पार्ट 2 जो कि प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उसे भी हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।